मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर है 01 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और वीडियो सीरीज थ्योरी का 17 है। क्लियर? वीडियो सीरीज थ्योरी का 17 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सारा सिस्टम दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ लें। थ्योरी के 16th वीडियो सीरीज में मैंने आपको आयन के बारे में पढ़ाया था। मैंने बताया था कि आयन किसे कहते हैं, मैंने आयनिक वेट बताया था, आयनिक वेट को एएमयू में एक्सप्रेस करने का तरीका बताया था, ग्राम आयनिक वेट बताया था, नंबर ऑफ ग्राम आयन या नंबर ऑफ मोल निकलवाया था, नंबर ऑफ आयन निकलवाया था। फिर हमने आयन के ऊपर चार्ज का डिस्कशन किया था कि कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों कर होता है, कैसे बनता है, नेगेटिव एनायन पर नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। अगर किसी आयन पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वास्तव में वो एक प्रोटॉन के कारण है, अगर किसी आयन पर एक नेगेटिव चार्ज है तो वास्तव में वो एक इलेक्ट्रॉन के कारण है। क्लियर है? एक प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 है और एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट चार्ज 1+1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव में है, निगेटिव 1.6 × 10⁻⁻19 है और प्रोटॉन का पॉजिटिव में है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। तो ये सब चीजें बात हो गई थी। अब आज हम उसी पर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑफ फॉलोइंग, calculate the charge of following in Faradays. Calculate the charge of following in Faradays. In Faradays. Faradays भी कल पिछले वीडियो में बताया हमने। Calculate the charge of following in Faradays. क्लियर है? जैसे पहला दें हम 1 मोल Na+, 1 मोल Na+, दूसरा दें 1.5 मोल Al3+, तीसरा दें 2 मोल CO3 2 -, इसका सॉल्व करना है। 1 मोल Na+, 1.5 मोल Al3+ और 2 मोल CO3 2 -। इसके इस 3 सैंपल्स का, ये 3 दिए हुए सैंपल है, इसमें आपको फैराडे में चार्ज निकालना है। जैसे ही फैराडे का नाम लिया गया, क्लियर हो गई बात कि एब्सोल्यूट चार्ज की बात की जा रही है। हमने आपको बताया था कि 1 फैराडे बराबर होता है 9650 कूलम्ब। ये आपको याद होना चाहिए। हमने ये भी बताया था कि 1 मोल पॉजिटिव चार्ज 96500 कूलम्ब के बराबर होगा। बदावता कैलकुलेशन करवाया था। हमने ये भी कहा था 1 मोल नेगेटिव चार्ज जो है 96500 कूलम्ब के बराबर होगा, है कि नहीं? ये बातें मैंने कही थी कि ये याद रखना है। 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम्ब, या 1 मोल पॉजिटिव चार्ज का मतलब 96500 कूलम्ब। क्लियर है? 1 मोल नेगेटिव चार्ज का मतलब 96500 कूलम्ब। अब अगर इतनी बातें याद है तो ए नंबर पहले बनाइए। क्या कहता है? 1 मोल Na+ कहा जा रहा है। 1 मोल Na+, ये सैंपल है और इसमें मुझे निकालना कितना है? चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज इन 1 मोल Na+, यही निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, एक सोडियम एटम पर चार्ज ऑन 1 Na+ कितना है भाई?
अगर हम एक Na प्लस पर कहें तो +1 आया ना, पॉजिटिव चार्ज +1 एक Na पर, तो 1 मोल पर कितना हो जाएगा, ये रिलेटिव चार्ज हो गया। चार्ज ऑन 1 मोल Na प्लस, 1 मोल Na प्लस कितना हो जाएगा, 1 मोल Na प्लस, 1 मोल Na प्लस पर कितना चार्ज हो जाएगा 1 मोल पॉजिटिव चार्ज, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं। और अगर 1 मोल पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका वैल्यू कितना है भाई, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज का 96500 कूलम, यानी कि 96500 कूलम। लेकिन आपसे पूछा गया क्या है, फैराडे में, तो 1 फैराडे, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 1 मोल Na प्लस का मतलब क्या है, टोटल चार्ज इन 1 मोल Na प्लस निकालना है। चार्ज ऑन 1 Na प्लस कितना है, +1 रिलेटिव चार्ज। चार्ज ऑन 1 मोल Na प्लस कितना हो जाएगा, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। और 1 मोल पॉजिटिव चार्ज पर मैंने क्या बताया है, 96500 कूलम होगा, इसलिए ये 1 फैराडे हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं 1.5 मोल Al3 प्लस, बी नंबर देखते हैं। 1.5 बी नंबर देखा जाए, 1.5 मोल ऑफ ए मोल Al3 प्लस। पहले ये बताइए चार्ज ऑन 1 Al3 प्लस कितना होगा, चार्ज ऑन 1 Al3 प्लस, सीधी सी बात है, +3, 3 होगा कि नहीं, +3। चार्ज ऑन 1 Al3 प्लस, एक Al3 प्लस एक Al3 पर +3 होगा। तो मुझे बताइए चार्ज ऑन 1 मोल Al3 प्लस कितना होगा, चार्ज ऑन 1 मोल Al, चार्ज ऑन 1 मोल Al3 प्लस, भाई एक Al3 प्लस पर +3 है, तो 1 मोल पर कितना हो जाएगा, 3 मोल, 1 मोल पर कितना हो जाएगा, 3 मोल, तो क्या हो जाएगा 3 मोल। आप लिख सकते हैं 3 मोल पॉजिटिव चार्ज, 3 मोल पॉजिटिव चार्ज, 3 मोल पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा एक बात बताइए, 1 मोल पॉजिटिव चार्ज बराबर 1 फैराडे, तो 3 मोल पॉजिटिव चार्ज बराबर 3 फैराडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 फैराडे, आंसर हो जाएगा 3 फैराडे। अच्छा एक मिनट, 1 मोल पर नहीं पूछा है, 1.5 मोल पर पूछा है, तो रुकिए, 1 मोल में 3 मोल हो गया, 3 मोल पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो आप बताइए चार्ज ऑन 1.5 मोल कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे ना, 1.5 इंटू 3 बराबर 4.5 मोल, 4.5 मोल पॉजिटिव चार्ज, मतलब 4.5 फैराडे, 1 मोल पर 1 फैराडे, तो 4.5 पर 4.5 फैराडे, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर में है चार्ज ऑन 2 मोल CO32 प्लस, 2 मोल CO32 प्लस। सी नंबर आप बताइए चार्ज ऑन 1 CO3 2 माइनस बराबर क्या है, कितना, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, तो सीधी सी बात है चार्ज ऑन 2, चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 मोल CO3 2 माइनस बराबर हो जाएगा कितना, भाई 2 मोल, 2 मोल नेगेटिव चार्ज, 2 मोल नेगेटिव चार्ज,
तो सीधी सी बात है, चार्ज ऑन 2 मोल CO3, 2 माइनस बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 मोल नेगेटिव चार्ज, मतलब 4 मोल नेगेटिव चार्ज, मतलब 4 फैराडे। तो इस तरीके से आप चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट mass of 1 mole of electron. Calculate mass of 1 mole of electron. Calculate mass of 1 mole of electron. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आपको मास बताना है। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना है। क्या आपको 1 इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है? क्या 1 इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है? अगर 1 इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है तो आप आसानी के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। आपको मैंने लिखाया है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23। तो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 54.6 इंटू 10 पर पावर। जरा देखिए भाई, 31 में से 23 घटाइए, कितना हो जाएगा? बोलिए। 3 8 11, ये कट गया। 10 पर पावर माइनस 8 kg। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 54.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 kg लिख सकते हैं ना? इसको जरा सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 0.546 और 10 पर पावर माइनस 6 को म्यू भी बोलते हैं, माइक्रो, तो म्यू kg, क्योंकि 1 म्यू बराबर 10 पर पावर माइनस 6 होता है। जैसे मिली का मतलब 10 पर पावर माइनस 3, kg का मतलब 10 पर पावर 3, वैसे माइक्रो का मतलब है 10 पर पावर माइनस 6। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg? विल वे 1 kg। नेक्स्ट लिखिएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg? क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will weigh 1 kg? आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लिया जाए कि वो 1 kg के बराबर हो। अभी हम लोगों ने देखा वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इतना kg बराबर 1 इलेक्ट्रॉन है ना? तो 1 kg बराबर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? इतना kg लिया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 kg बराबर 1 बाई दिस मच। तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं?
यही हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg। आप लिख सकते हैं ना इसे 9.1 इंटू 10⁻31 बराबर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक बराबर इतना इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻, इतना केजी बराबर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक केजी बराबर कितना हो जाएगा 10⁻31, यही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन will weigh 1 kg। How many moles of electron will weigh 1 kg। ये था how many electrons था इसके पहले, अब है how many moles of electron। How many moles of electron will weigh 1 kg। क्लियर है? अब इस बार हाउ मेनी मोल्स की बात कही जा रही है। आप बताइए, मोल अभी निकाला ना आपने, वेट ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना निकाला अभी आपने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.546 म्यू केजी, या आप लिख सकते हैं 0.546 इंटू 10⁻⁻6 kg। ये निकाला ना आपने, ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट है, तो एक केजी का कितना होगा, हम लिख सकते हैं ना 0.546 इंटू 10⁻⁻6 बराबर 1 मोल, तो एक बराबर एक केजी बराबर कितना, ऐसे लिख सकते हैं ये यूनिटरी मेथड, 0.546 इंटू 10⁻⁻6 kg का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है 1 kg बराबर कितना हो जाएगा 1/0.546 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन, मोल इलेक्ट्रॉन, इतना मोल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सॉल्व करिए ये सब अपने आप। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम। लिखिएगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन will weigh 200 ग्राम। 200 ग्राम कितना मोल इलेक्ट्रॉन लिया जाए, विल वे इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन कर लीजिए, प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम, है कि नहीं। एक प्रोटॉन का वेट कितना होता है, वेट ऑफ वन प्रोटॉन का वेट एक हाइड्रोजन के बराबर ही होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना ही होता है। 1 हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल है, इसलिए क्या हो जाता है 1 प्रोटॉन का वेट 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर ही है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम, इतना ग्राम बराबर एक प्रोटॉन है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इसे लिख सकते हैं 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, इसी को सॉल्व करने का पर ये आया था ना, तो ये लिख सकते हैं। तो वेट ऑफ 1 मोल प्रोटॉन कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ 1 मोल
प्रोटोन, वेट ऑफ 1 मोल प्रोटोन हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। क्या मतलब 1 ग्राम। 1 मोल प्रोटोन का 1 मोल प्रोटोन का वेट 1 ग्राम है। तो 200 ग्राम के लिए 200 मोल चाहिए। आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल। वेट ऑफ सैंपल कितना है 200 अपॉन 1 मोल का मास कितना है 1 ग्राम, 1 बराबर 200 मोल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एटॉमिक वेट देख लिया, मॉलिक्यूलर वेट देख लिया, आयनिक वेट देख लिया, इस पे काफी क्वेश्चंस बना लिए, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे एवरेज एटॉमिक वेट। अब क्या देखेंगे एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक वेट। नेक्स्ट लिखिए एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट। समझिए इस बात को खूब अच्छे से। एवरेज एटॉमिक वेट, अगर आप एटॉमिक वेट का किसी किताब में लिस्ट देखेंगे तो अक्सर एटॉमिक वेट आपको पॉइंट्स में भी मिलता है, जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू भी मिलता है। अगर हम बात करें एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन 35.5, ठीक है। अगर हम बात करें एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन 10.8, ये सब आमतौर पे मिलता है 10.8, 10.9 इस तरीके से मिलता है, क्लियर है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं क्यों हो रहा है। एटॉमिक वेट का मतलब है वास्तव में, अगर हम बात करें वेट ऑफ 1 एटम की बात की जाए, वेट ऑफ 1 एटम की बात की जाए तो वेट ऑफ ऑल प्रोटॉन, समेशन ऑफ वेट ऑफ ऑल प्रोटॉन, समेशन ऑफ वेट ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड वेट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन, यही होगा ना। आई लगाने की जरूरत नहीं, समेशन ऑफ वेट ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड ऑल न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है। क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 होता है, तो जब भी जोड़ेंगे होल नंबर आना चाहिए। लेकिन ये 10.8 या 35.5 ऐसे बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि अलग अलग आता है, अलग अलग वैल्यू आता है। तो इसकी वजह यह है कि नेचर में एक ही एलिमेंट के एक से अधिक प्रकार के एटम भी मिलते हैं, जिसे आइसोटोप कहते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटम जो 2 प्रकार के एटम रखते हैं, 2 प्रकार के एटम। सारी चीजें एक ही जैसा है, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक वेट में डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है जिसे नॉर्मली हम हाइड्रोजन बोलते हैं, उसे H1 भी बोलते हैं। दूसरा है H2 जिसे ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। तीसरा है HT यानी कि जिसे हम ट्राइटियम भी बोलते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि नेचर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट एक से अधिक प्रकार के एटम रखते हैं, जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं इन नेचर same element have in nature, same element may have, रख सकता है, किसी में नहीं भी होता है। in nature
same element may have more than one type of atom, more than one type of atom, more than one type of atom. That is, element exhibit isotope. That is, element contain isotopes. Isotopes. एलिमेंट कंटेन आइसोटोप्स. नेचर में एक ही एलिमेंट एक से अधिक मे हैव मोर देन वन टाइप, मे हैव मोर देन वन टाइप, एक टाइप से ज्यादा एटम रख सकता है, यानी कि एलिमेंट कंटेन आइसोटोप. तो हम एलिमेंट क्या कहेंगे कि एलिमेंट आइसोटोप रखता है. जैसे एग्जांपल के रूप में हाइड्रोजन की बात मैंने की. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. एक है H11 जिसे हम प्रोटियम भी कहते हैं, या नॉर्मली हाइड्रोजन कहते हैं. नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं, या हम नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं. प्रोटियम भी कहते हैं या हम नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं. क्लियर है? दूसरा है H12, इसे D से भी इंडिकेट किया जाता है. इसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम. H13, इसे T से भी इंडिकेट करते हैं ट्राइटियम. तो ऐसे हैं बहुत सारे नेचर में एलिमेंट्स हैं जो एक से अधिक प्रकार के आइसोटोप रखते हैं. क्लियर है? और ये आइसोटोप नेचर में अलग अलग परसेंटेज में मिलते हैं, यानी अबंडेंस, जो प्रचुरता है, मिलने का जो प्रतिशत है वो भी अलग अलग है, परसेंटेज भी अलग अलग है. लिखेगा these isotopes present in nature in different percentage, in different percentage. तो अगर डिफरेंट परसेंटेज में मिलेगा तो हम सारे आइसोटोप के परसेंटेज जो मिल रहा है, ठीक है, उसका हम एवरेज लेंगे. जो मास है उसका एवरेज लेंगे, वेटेड एवरेज लेंगे. डिफरेंट परसेंटेज में मिल रहा है ना, तो हम इसका वेटेड एवरेज लेंगे. जो वेटेड एवरेज है उसी को हम एवरेज एटॉमिक वेट कहते हैं, उसी को हम एवरेज एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं. क्लियर है? फिर समझिए, एक ही एलिमेंट का एक से अधिक आइसोटोप मिल सकता है. क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने हाइड्रोजन बताया, कार्बन में भी होता है, ऑक्सीजन में भी होता है, बहुत सारे आइसोटोप्स हैं. अच्छा, ये आइसोटोप्स अलग अलग परसेंटेज में मिलता है. ये हो सकता है X% मिल रहा हो, ये Y% मिल रहा हो, ये Z% मिल रहा हो, अलग अलग परसेंटेज में. तो नेचर में चूंकि अलग अलग परसेंटेज में मिलता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास लेते हैं ऑफ ऑल आइसोटोप्स. This weighted average of atomic mass of all isotope is known as average atomic mass. लिखिए weighted average of atomic mass of elements. लिखिएगा weighted average लिखिए weighted average of atomic mass, average atomic mass AM, इसे हम एवरेज एटॉमिक वेट कह ले या एम कह ले, इसी को डिफाइन कर रहे हैं. वेटेड, लिखिएगा वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, atomic mass of elements, atomic mass of elements. ठीक है? naturally occurring isotopes elements, क्या है, weighted average of atomic mass of elements of, weighted average of atomic mass of elements of naturally occurring
naturally occurring isotopes, naturally occurring isotopes is known as AAM, यानी एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। समझा आपने? वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स इज नोन एज, बोलिए भाई क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है? एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला है समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई इंटू ए आई अपॉन समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई। पहले ये लिख लीजिए फिर मतलब समझाते हैं। पहले ये लिख लीजिए मतलब समझाते हैं। देखिए आई का मतलब है डिफरेंट आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स। जैसे मान लेते हैं किसी में 2 आइसोटोप्स है तो आई का वैल्यू 1 भी होगा, एक बार 2 होगा, 3 है तो 1 2 3 होगा। क्लियर है? डिफरेंट आइसोटोप्स। तो सीधी सी बात है, परसेंट ऑफ आई का मतलब है परसेंट अबंडेंस, माने मौजूदगी, प्रचुरता, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, पार्टिकुलर आइसोटोप्स। क्लियर है? ए आई का मतलब क्या है? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। समझा आपने? फिर समझिए, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के लिए कुछ मत कीजिए, बस ये फार्मूला याद रखिए, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई इंटू ए आई अपॉन समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आई। बस अब इसे और एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए इसे मैं मिटाता हूं, पहले इसे एक क्वेश्चन से समझिए, समझ में आ जाएगी बात। एक क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन ये है कि बोरोन तो आप जानते हैं, बोरोन एक एलिमेंट है। क्वेश्चन ये है कि बोरोन एक एलिमेंट है, ठीक है। बोरोन जो है नेचर में 2 आइसोटोप्स रखता है, नेचर में 2 आइसोटोप्स रखता है, एक B10 और एक B11। इसका जो परसेंटेज है वो 20% है, अबंडेंस 20% अबंडेंस है। और इसका कितना होगा भाई? 80% अबंडेंस होगा। अबंडेंस का मतलब समझिए, अगर हम नेचर में बोरोन का सैंपल निकालेंगे तो उसमें 20% जो है B10 होंगे और 80% B11 होगा। ये है। तो आपको निकालना एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास बराबर। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? हमारा फार्मूला क्या है एवरेज एटॉमिक मास का? यही है ना, AAM बराबर है समेशन ऑफ परसेंट ऑफ आई इंटू ए आई अपॉन समेशन ऑफ परसेंट ऑफ आई। अब इसका मतलब समझिए, आई मतलब आइसोटोप्स, इसमें एक आइसोटोप्स B10 है। क्लियर है ना? इसका परसेंटेज अबंडेंस क्या दे रहा है? 20, तो मैं लिखूंगा 20। क्या कहता है? परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आई, और ये क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना इसका दिया हुआ है? 10, तो 20 इंटू 10 ये 1 हो गया, प्लस समेशन है ना, इसी टर्म का समेशन लेना है।
इसी टर्म का समेशन लेना है, जितने आइसोटोप्स हैं उनके लिए टर्म होगा उसका समेशन लेना है। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, 80% है तो 80 इंटू 11 अपॉन, अच्छा बताइए परसेंटेज ऑफ अबंडेंस हमेशा 100% ही होना है, तो ये 100 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना, ये याद रखिए, परसेंटेज, ठीक है, ऑफ आई का समेशन हमेशा 100 ही आना है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, AAM बराबर ये 200 हो गया प्लस 1188 880 बाई 100 हो गया, क्या हो जाएगा 1080 बराबर 1080 अपॉन 100, ये और ये कैंसिल, 10.8, ये 10.8 जो है एवरेज एटॉमिक मास है, ये 10.8 जो है यही एवरेज एटॉमिक मास है, 10.8 एवरेज एटॉमिक मास है। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चंस बनाएंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कंटिन्यू करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर क्वेश्चन बना लिया, कंप्लीट हो गया, तो फिर हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बाद एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। क्लियर है। तो बस आज इतना ही। अगर हम लोग इसे समझ रहे हैं, वीडियो ठीक लग रहा है, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल बटन दबाइए। क्लियर है। रेकमेंड कीजिए, असल में ये रिकमेंडेशन करिए। ये जो सीरीज बन रहा है, एक बार ये सीरीज आपके सामने पूरा आ जाता है तो आप ये मानिए कि आपको किसी भी कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नहीं, एक एक चैप्टर के 4-4 सीरीज है, थ्योरी है, फिर 2-2 किस्म के प्रीवियस ईयर्स हैं। 2-2 किस्म के प्रीवियस ईयर्स मतलब बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स हैं। फिर क्या है भाई, बोर्ड के अलावा प्रीवियस ईयर्स में क्या है, बोर्ड के अलावा आपको जेईई एडवांस और मेंस का प्रीवियस ईयर है, प्लस सिलेक्टेड प्रॉब्लम है। तो कितना करिएगा, इतना काफ़ी है, इतना अगर आप कर लीजिएगा। कहीं कोई, इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ डीपीपी भी उठाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस केवल आप यहाँ जो बोर्ड पर बताए गए उतना कर लीजिए, चारों सीरीज का, बस काफ़ी है। क्लियर है। तो चलिए इसी के साथ गुड डे।